दर्द खूब दिखा होगा उन बेबस आंखों में जो अपने आबाद आशियाने को बिखरा देख मरहम लगाने चल पड़े। ये अल्फाज सिर्फ शायरी नहीं बल्कि उस दर्द को बयां करते हैं जो लाखों बेगुनाह लोगों ने विभाजन के समय सहा। मैं बात कर रही हूं बंटवारे की। वो बंटवारा जो सन 1947 में हुआ, वो बंटवारा जिसने भारत के दो टुकड़े कर दिए, वो बंटवारा जिसने हिंदुओं को सिर्फ दर्द दिया और मुसलमानों को लाखों जानों के बदले पाकिस्तान। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आयोन भारत में आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपति विद अर्चना सिंह। मैं अर्चना सिंह आज आपको विभाजन के दौरान हुए उस खौफनाक मंजर से रूबरू कराऊंगी जिसे हमारे पूर्वजों ने सहा। विभाजन किसी देश, भूमि या सीमा का नहीं होता, बल्कि लोगों की जिंदगी, भावनाओं का होता है, जो हमेशा के लिए गहरे जख्म दे जाता है। ऐसे जख्म जो नस्लों की जिंदगी को झिंझोड़ कर रख देता है। 1857 से 1947 तक 90 साल के संग्राम के बाद हम हिंदुस्तानियों ने आजादी के साथ साथ देखी विभाजन की त्रासदी। भारत के लिए यह विभाजन किसी विभीषिका से कम नहीं था। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त 2021 को यह ऐलान किया कि हर साल अब 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 14 अगस्त यही वो तारीख है जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो चुकी है। दरअसल 14 अगस्त 1947 की आधी रात को भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र देश बने और उसी रात को बंटवारे की आग पूरे देश में फैली थी। पूरा देश जल रहा था। लोग एक दूसरे की जान के प्यासे हुए जा रहे थे। अंग्रेज अपनी फूट डालो शासन करो की नीति की कामयाबी का जश्न मना रहे थे, लेकिन लाखों हिंदू अपनी जान बचाने के चक्कर में मौत को गले लगा रहे थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक विभाजन की घोषणा होने के बाद करीब 20 लाख लोग मारे गए। 75,000 से 1 लाख महिलाओं का बलात्कार हुआ या उनकी हत्या कर दी गई। आंकड़ों के मुताबिक 1.4 करोड़ लोग विभाजन के दौरान विस्थापित हुए। 1951 की विस्थापित जनगणना के अनुसार विभाजन के एकदम बाद 72,26,000 मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान गए और 72,49,000 हिंदू और सिख पाकिस्तान छोड़कर भारत आए। 10 किलोमीटर लंबी लाइन में लाखों लोग देश की सीमा को पार या तो इधर आए या उधर गए। सिर्फ 60 दिनों में एक जगह पर सालों से रहने वाले लोगों को अपना घर बार, जमीन, दुकान, जायदाद, संपत्ति, खेती सब कुछ छोड़कर विभाजन रेखा से आर पार जाना पड़ा। 1941 की जनगणना के मुताबिक तब हिंदुओं की संख्या 29.4 करोड़ थी, मुस्लिम 4.3 करोड़ और बाकी धर्मों के लोग थे। लेकिन जब धर्म के नाम पर भारत का विभाजन हुआ तो 29 करोड़ हिंदुओं की राय तक नहीं ली गई। कुछ मुट्ठी भर लोगों ने टेबल पर बैठकर बंटवारा कर दिया। धर्म के नाम पर अलग हुए पाकिस्तान की जनगणना 1951 में हुई। उसके मुताबिक बंटवारे के समय वहां 22% हिंदू थे, जो 1988 की जनगणना में घटकर मात्र 1.6% रह गए। 1965 से अब तक लाखों पाकिस्तानी हिंदुओं ने भारत की तरफ पलायन किया है। लेकिन इस विभाजन की नींव कैसे और कहां रखी गई, उसे जाने बिना इसके दर्द की इंतहा को समझ पाना नामुमकिन है। इसके लिए मैं सबसे पहले आपको भारत के विभाजन के इतिहास का वो पन्ना सुनाती हूं जिसके बिना ये कहानी अधूरी है। मैं बात कर रही हूं 1946 के दर्दनाक कलकत्ता हत्याकांड की। उस वक्त मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग उठाई थी और उसके लिए उन्होंने जरिया बनाया सिंधु और बंगाल में हिंदुओं के कत्लेआम को। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के निर्माण के एकमात्र एजेंडे पर चुनाव लड़ा था और प्रचार किया था कि यह अभियान ब्रिटिशों के खिलाफ है, लेकिन असल में यह सिखों और हिंदुओं के खिलाफ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जब दो राष्ट्र सिद्धांत को सिरे से खारिज कर दिया तो जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन की योजना बनाई। जिन्ना ने उस वक्त कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन यदि आप चाहते हैं तो हम स्वीकार करेंगे। हमें या तो विभाजित भारत चाहिए या नष्ट भारत। उस वक्त
कलकत्ता के मेयर सैयद मोहम्मद उस्मान ने मुस्लिम लीग के प्रचार को अपना पूर्ण समर्थन दिया और एक पत्र जारी किया। उस पत्र में लिखा था, काफिरों, तुम्हारा अंत दूर नहीं है, तुम्हारा कत्लेआम किया जाएगा। मुस्लिम लीग के एजेंडे के अनुसार दंगों का सफल बनाने के लिए कलकत्ता और उसके आसपास के हिंदू पुलिस अधिकारियों को छुट्टी पर भेज दिया गया। उस वक्त बंगाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री एच.एस. सोहरावर्दी द्वारा 24 में से लगभग 22 पुलिस स्टेशन में मुस्लिम अधिकारियों को अपॉइंट किया गया। उन्होंने कलकत्ता में हिंदुओं के कत्लेआम, बलात्कार और लूटपाट में जमकर सहायता की थी। इस नरसंहार की शुरुआत सबसे पहले रामगंज पुलिस स्टेशन क्षेत्र के एक बाजार में हिंदुओं के व्यवसायों से हुई। जल्द ही कट्टरपंथी भीड़ ने क्षेत्र के नामचीन हिंदुओं सुरेंद्र नाथ बसु और राजेंद्र लाल राय चौधरी के घरों पर हमला किया, जो नोआखली बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और एक प्रमुख हिंदू महासभा नेता थे। राय चौधरी को मुस्लिम गुंडों ने मौत के घाट उतार दिया और उनका कटा सिर सोरावर को भेंट कर दिया। उनकी 2 बेटियों का अपहरण कर लिया गया और उन्हें सोरावर के वफादारों को युद्ध लूट के रूप में पेश किया गया। स्वतंत्रता सेनानी लाल मोहन सेन, जिन्होंने 1930 में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी और 16 साल जेल में बिताए थे, उनको भी नहीं बख्शा गया। उन्हें भी लुटेरी भीड़ ने मार डाला और उनके घर को तहस नहस कर दिया। गौर करें, सेन कम्युनिस्ट बन गए और उन्होंने बाद में अपने जीवन में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए, लेकिन उनकी कम्युनिस्ट पहचान भी उन्हें इस्लामवादियों के प्रकोप से नहीं बचा सकी। उनकी नजर में रॉय सिर्फ एक हिंदू थे, इसीलिए पेट्रोल का इस्तेमाल कर उनके साथ साथ कई हिंदू घरों को भी आग के हवाले कर दिया। 1 अगस्त 1946 को उर्दू अखबार असरे जदीद ने डायरेक्ट एक्शन नाम से एक एडिटोरियल छापा, जिसमें डायरेक्ट एक्शन के लिए ब्रिटिश शासन को दोषी ठहराया गया। लिखा गया कि संविधान सभा के चुनाव में अपने मत का प्रयोग न करने वाले ये अंग्रेज ही वर्तमान स्थिति के लिए जिम्मेदार है। इसमें कांग्रेस को खुश करने और हिंदुओं को मुस्लिम हितों के खिलाफ खड़ा करके साजिश रचने के लिए अंग्रेजों को दोषी ठहराया गया। लेख में लिखा गया कि मुसलमानों के लिए डायरेक्ट एक्शन का मतलब लड़ाई है और लड़ाई का मतलब हिंसा है। डायरेक्ट एक्शन सविनय अवज्ञा नहीं हो सकता, यह विद्रोह की प्रकृति में होगा। मुसलमानों के प्रति अंग्रेजों की कृतघ्नता के कई उदाहरण हैं और इसीलिए कांग्रेस को सत्ता सौंपने का अंग्रेजों का फैसला आश्चर्यजनक नहीं है। 16 अक्टूबर 1946 को स्टेट्समैन अखबार में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 200 वर्ग मील के क्षेत्र में दंगाई भीड़ हिंदुओं का नरसंहार कर रही थी। उनके घर जलाए जा रहे थे, उनकी महिलाओं को जबरन ले जाया जा रहा था और हजारों लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। हजारों गुंडों ने गांवों पर हमला किया और हिंदुओं को अपने मवेशियों को काटने और खाने के लिए मजबूर किया। प्रभावित गांवों में सभी पूजा स्थलों को अपवित्र कर दिया गया। नोआखाली के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक ने इसे रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। एक रिपोर्ट के मुताबिक कलकत्ता नरसंहार में 4000 से ज्यादा लोग मारे गए और 11000 से ज्यादा घायल हुए। इसके बाद सभी नेताओं पर दबाव पड़ने लगा कि वो विभाजन को स्वीकार करें और देश में गृह युद्ध को रोक दें। इसके बाद ही 1947 में देश के विभाजन पर ठप्पा लगा, मतलब कि विभाजन की नींव जिन्ना के इशारे पर रखी जा चुकी थी। अब बस इसका ऐलान एक फॉर्मेलिटी भर था। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि सरकार ने 30 जून 1948 से पहले सत्ता का हस्तांतरण कर भारत छोड़ने का फैसला किया है। 4 मार्च 1947 को पुलिस ने हिंदुओं और सिखों के एक जुलूस पर हमला कर दिया और गोली चला दी, जिससे 125 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि 10 छात्रों की मौत हो गई। ये सभी छात्र डीएवी कॉलेज लाहौर के थे। इसके बाद 6 मार्च की सुबह तक जालंधर, अमृतसर, रावलपिंडी, मुल्तान और सियालकोट समेत पंजाब के मुख्य शहर में दंगे की चपेट में आ गए। ये देख अंग्रेजी हुकूमत दबाव में आ गई और उन्होंने माउंटबेटन को सत्ता हस्तांतरण की जिम्मेदारी सौंप दी। 31 मई 1947 को लंदन से सत्ता के हस्तांतरण पर मंजूरी लेकर माउंटबेटन नई दिल्ली लौट आए, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग की तरफ से अभी तक विभाजन पर सहमति नहीं बनी थी।
2 जून 1947 की ऐतिहासिक बैठक में विभाजन की योजना पर मोटे तौर पर सहमति बन गई। भारत का विभाजन एक प्री डिसाइडेड शर्त की तरह था। लोगों के बीच इस योजना का कड़ा विरोध हुआ और खास तौर से इस विचार का कि भारत जैसे देश का विभाजन धार्मिक आधार पर किया जाना चाहिए। इस विभाजन के लिए वही नेता मानसिक रूप से तैयार थे जिन्हें इस विभाजन में अपना हित और उज्जवल भविष्य दिख रहा था। 4 जून 1947 को वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने एक ऐतिहासिक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने दुनिया के सामने ऐलान किया कि 14-15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हो जाएगा। जैसे ही वायसरॉय ने तय समय से 1 साल पहले ही सत्ता हस्तांतरण की योजना की घोषणा की, कई तरह के सवाल हर किसी के जहन में उठने लगे। उस वक्त 1.3 करोड़ लोग अपनी जड़ों से उखड़कर विस्थापित होने के लिए मजबूर कर दिए गए। भारत के विभाजन की उस योजना को माउंटबेटन योजना का नाम दिया गया। योजना के मुताबिक माउंटबेटन ने सर सिरिल रेडक्लिफ को 2 सीमा आयोगों की अध्यक्षता करने के लिए कहा, एक बंगाल के लिए और एक पंजाब के लिए। 9 जून 1947 को नई दिल्ली के इंपीरियल होटल में हुई अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की बैठक में विभाजन की मांग वाला प्रस्ताव लगभग सर्वसम्मति से पास हुआ। इस प्रस्ताव के पक्ष में 300 जबकि विरोध में मात्र 10 वोट पड़े। लीग के कई नेता पाकिस्तान के 2 भागों यानी कि पूर्व और पश्चिम में विभाजित होने से नाखुश थे। नतीजा 1971 में पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र राज्य के रूप में बांग्लादेश का गठन हुआ। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 4 जुलाई को ब्रिटेन की संसद में पेश किया गया। इसके बाद 18 जुलाई को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत का स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सर रेडक्लिफ को विभाजन की रेखा खींचने का काम सौंपा गया था। रेडक्लिफ इससे पहले कभी भारत नहीं आए थे, उनके पास भारत को समझने का कोई तरीका भी नहीं था। उन्हें यह काम जून 1948 तक पूरा करने का दायित्व सौंपा गया। लेकिन जब सत्ता हस्तांतरण का कार्य तेज किया गया तो उनके पास रेखा खींचने के लिए मात्र 3 हफ्ते का समय था। इस पूरी प्रक्रिया को एक व्यक्तिगत एजेंडे की तरह लागू किया गया। यहां गौर करने वाली बात यह कि रेडक्लिफ 8 जुलाई को भारत आए और उन्होंने रेखा खींचने का काम 12 अगस्त तक पूरा कर दिया। मतलब कि वो इंसान जिसने कभी हिंदुस्तान को न देखा, न जाना, ना यहां रहने वाले लोगों को समझा, ना यहां की भाषा जाना, जिसे इतना तक नहीं पता कि किस राज्य में कौन रहता है, क्या करता है, किस इंसान का किस देश का हिस्सा होना जरूरी है और किस हिस्से को लेकर विवाद पैदा हो सकता है, उसने सिर्फ एक नक्शे के जरिए भारत का विभाजन तैयार कर दिया। क्या आपको पता है, आजादी के समय भारत में 565 छोटी बड़ी रियासतें थीं। इनका भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने विलय करवाया था। 15 अगस्त 1947 तक जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद जैसे कुछ अपवादों को छोड़कर सभी रियासतों ने भारत के साथ विलय स्वीकार कर लिया। उस वक्त गोवा पर पुर्तगालियों और पुडुचेरी पर फ्रांसीसियों का अधिकार था। 14 अगस्त 1947 की आधी रात को भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र देश बन गए। आधी रात को कराची में सत्ता परिवर्तन की रस्में की गई ताकि आखिरी ब्रिटिश वायसरॉय लुइस माउंटबेटन कराची और नई दिल्ली दोनों जगहों की रस्मों में हिस्सा ले सकें। इसीलिए पाकिस्तान में इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त और भारत में 15 अगस्त को मनाया जाता है। बता दें 14 अगस्त की आधी रात को जब भारत की स्वतंत्रता का ऐलान हुआ तब महात्मा गांधी कलकत्ता में थे। उन्हें डर था कि जिस तरह 1946 में बंगाल में दंगे हुए थे वैसा ही कुछ मंजर दोबारा देखने को मिल सकता है। इसीलिए वो कलकत्ता की जनता को संबोधित कर शांति बनाए रखने के लिए कहते रहे। भारत और पाकिस्तान आजाद हो चुके थे, लेकिन दोनों का बंटवारा भी हो चुका था। 14 अगस्त 1947 को ही विभाजन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया था। जो हिंदू या सिख परिवार पाकिस्तान के नक्शे के अंदर आ रहे थे वो भारत की तरफ कूच कर रहे थे और कुछ मुसलमान भारत के नक्शे से पाकिस्तान के लिए रवाना हो रहे थे। पाकिस्तान में बहुत से हिंदुओं और सिखों को बेदखल किया जा रहा था। हिंदू और सिखों की जमीन और घर पर कब्जा किया गया और उन्हें देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। जबकि दूसरी ओर भारत में गांधी जी ने कांग्रेस पर दबाव डालकर मुस्लिमों की सुरक्षा सुनिश्चित की और भारतीय मुसलमानों से कहा कि आपको अपना मुल्क छोड़कर जाने की जरूरत नहीं, वहां से ज्यादा सुरक्षित आप यहां हैं।
बंटवारे के समय भारत और पाकिस्तान के बीच पलायन करने वाले लोगों ने रेलगाड़ियों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया। भारत और पाकिस्तान के बीच आपसी परामर्श से रेल सुविधा को जारी रखा गया। हर दिन 5 से 6 ट्रेनें दोनों ओर से चलती थीं। ऐसी कई डरावनी कहानियां हैं जिनमें रेलगाड़ियां जब अपने अंतिम स्थान पर पहुंची तो उनमें सिर्फ लाशें और घायल लोग ही मौजूद थे। कहते हैं पाकिस्तान की तरफ से जो ट्रेन आती उसमें सिर्फ लाशें भरी होती, लेकिन हिंदुस्तान से जाने वाले मुस्लिम पाकिस्तान सही सलामत पहुंच रहे थे। विभाजन के उस दौर ने सबसे ज्यादा जुल्म किया औरतों पर। घर छोड़ने का दर्द तो साहब हर किसी को होता है, लेकिन उन मजलूमों की तो आबरू तक लूटी जा रही थी। हिंदू औरतों को जबरन अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ रहा था। कहते हैं विभाजन के दौरान जो हिंदू परिवार पाकिस्तान छोड़कर भारत के लिए निकला, उनमें से बहुत कम ही सरहद तक पहुंच पाए। पाकिस्तानी दंगाई आदमियों और बच्चों को मौत के घाट उतार रहे थे, जबकि महिलाओं की आबरू लूटकर उनका कत्ल कर देते थे। युवा लड़कियों की पहले इज्जत लूटी जाती, फिर उनका जबरन धर्म परिवर्तन कर उन्हें पाकिस्तान में ही रखा गया। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि अशांति के काले में स्त्रियों का अपहरण बहुत बड़ा पाप था, लेकिन शांति स्थापित होने पर भी उन स्त्रियों का पुनर्वास न हो पाना कहीं अधिक बड़ा पाप था। वैसे विभाजन की आग तो पूरे ही हिंदुस्तान में लगी थी, लेकिन सबसे ज्यादा दंगों का असर बंगाल, सिंध, हैदराबाद, कश्मीर और पंजाब में दिखा। पाकिस्तान द्वारा फैलाए गए इन दंगों में हिंदू, ईसाई, सिख, बौद्ध, अहमदिया और शिया मुसलमानों की जिंदगी तबाह हो गई। उस दौरान आंध्र के हैदराबाद में जो दंगे हुए, उन्हें निजाम की सेना ने अंजाम दिया। इन दंगों में हजारों हिंदुओं की मौत को घाट उतारा गया। हैदराबाद की रियासत की जनसंख्या का 80% भाग हिंदू था, जबकि हैदराबाद के कट्टरपंथी मुस्लिम कासिम रिजवी ने निजाम पर दबाव बनाया और उन्हें भारतीय संघ में नहीं मिलने के लिए राजी किया। के.एम. मुंशी ने कासिम रिजवी के बारे में लिखा है कि उसने राज्य की मुस्लिम जनता को भड़काकर दंगे करवाए। इसी तरह का किस्सा जूनागढ़ और भोपाल रियासत में भी हुआ। विभाजन के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना के इशारे पर कश्मीर के कबायलियों ने आक्रमण कर दिया। कबायलियों ने कश्मीर के आधे से ज्यादा हिस्से पर कब्जा कर लिया और लूटपाट शुरू कर दी। बड़े पैमाने पर कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम किया गया, जिसकी वजह से लाखों कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़कर जम्मू की तरफ पलायन करना पड़ा। मतलब कि विभाजन की वो त्रासदी पूरे भारत ने झेली, जिसमें लाखों लोगों ने, खास तौर पर हिंदुओं ने, अपना घर, अपनी जमीन, जायदाद और अपने सगे संबंधियों को मौत के खौफनाक मंजर को भेंट कर दिया। शायद तभी किसी शायर ने लिखा है, कभी रहती थी विरासतें, परंपराएं और साज सज्जा के अलंकार, आज बस रह गया देह छुपाने का कपड़ा और अनिश्चित संसार। 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आयोन भारत की एक खास पेशकश आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत।